आगे बढ़ते हैं। फसाद मुतासरा शुमाल मशरक़ी दिल्ली में जिंदगी मामूल की तरफ लौट रही है। सैकड़ों मुतासरीन इमदादी कैंपों में रहने पर मजबूर है। अदालतों में मामले ज़ेर समाअत हैं। पार्लियामेंट में भी दहली फसाद की गूंज सुनाई दे रही है। ओपोजिशन इस पर बहस का मुतालबा कर रही है। इस बीच ज़राए के हवाले से खबर है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज दिल्ली के फसाद मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। उन्हें इंतजामिया की जानिब से दौरे की इजाज़त मिली है या नहीं, यह अभी वाज़ेह नहीं है। ख्याल रहे कि दिल्ली फसाद में 47 अफराद हलाक जबकि 200 जख्मी हुए थे। हमारे साथ रंजीता इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है। रंजीता, आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी दौरा करने वाले हैं दिल्ली फसाद में जो मुतासरा इलाके हैं उनका, इस मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मुनज़्ज़र, देखिए, एक खबर जरूर निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी जो है वो दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। उनके साथ जो दूसरी जो पार्टियां हैं उनके सांसद भी होंगे, प्रतिनिधि मंडल होगा पूरा सांसदों का। लेकिन इसको लेकर अभी भी तय नहीं हो पाया है कि क्या वो आज ही दौरा करेंगे या फिर अभी शेड्यूल तैयार किया जा रहा है, क्योंकि 2 बजे से पार्लियामेंट सेशन फिर चलना है। तो ऐसे में अभी तय नहीं हो पाया है कि आज जाएंगे या नहीं। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी सहित दूसरे राज्यों से भी, दूसरे जो सांसद हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। दूसरी पार्टियों के सांसदों का भी डेलीगेशन होगा और वो तमाम जो नेता हैं वो जाएंगे, दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने एक अपना प्रतिनिधि मंडल भी बनाया था जो सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपने वाले थे कि आखिर दंगा किस तरह से हुआ, किस तरह से इस दंगे को उकसाया गया है, नेताओं की बयानबाजी किस तरह की रही है। वो तमाम रिपोर्ट जो है वो सोनिया गांधी को जरूर सौंपी गई है। लेकिन एक दूसरी तरफ से राहुल गांधी, क्योंकि जब ये सारी चीजें हो रही थी, राहुल गांधी विदेश दौरे पर थे, पार्लियामेंट सेशन के दौरान वो देश में वापस आए हैं जी। और जिस तरह से ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, संसद में भी लगातार कांग्रेस ये मांग कर रही है कि इस मामले को उठाया जाए और डिस्कशन किया जाए। सरकार के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है कि जब दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो डिस्कशन के लिए संसद में कह रही है तो आखिर सरकार मान क्यों नहीं रही है। तो इन तमाम मुद्दे को हम कह सकते हैं कि कांग्रेस एक राजनीतिक मुद्दा भी बनाने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि राहुल गांधी एक डेलीगेशन के साथ दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकते हैं। रंजीता, क्या ये कंफर्म हो पाया है कि उनको दौरे की इजाजत मिली है या नहीं? देखिए, इन्हीं चीजों को लेकर डिले बताया जा रहा है क्योंकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि डेलीगेशन में कौन कौन होगा। हालांकि राहुल गांधी के ऑफिस से ये खबर निकल कर आई है कि दूसरी पार्टियों से भी संपर्क किया जा रहा है। दूसरी पार्टियों के भी जो युवा सांसद हैं उनसे बातचीत की जा रही है उस डेलीगेशन में वो शामिल हो। लेकिन समय क्या होगा, जो एक बताया जा रहा था कि 3 बजे वो जा सकते हैं, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। अभी जो अपडेट है हमारे पास वो यही कि राहुल गांधी का जो ऑफिस है वो लगातार सांसदों के संपर्क में है और बात करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की भी एक बात कही जा रही थी। लगातार सरकार भी इसी वजह से संसद में डिस्कशन नहीं करना चाहती है। ये कहा जा रहा है कि होली के बाद डिस्कशन संसद में भी होगा, तो उसको देखते हुए क्या इजाजत मिलती है या नहीं उस पर भी देखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं उसको देखते हुए ही राहुल गांधी का दौरा हो सकता है कि आज की बजाय कल कर दिया जाए। लेकिन जो अभी खबर निकल कर आ रही है कि इस तरह की प्लानिंग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। रंजीता, कांग्रेस के अलावा या राहुल गांधी की कोशिश के अलावा कि दौरा करें फसाद अफेक्टेड एरियाज का, क्या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज या दीगर पॉलिटिकल लीडर्स की जानिब से कोई ऐसी कोशिश हुई है कि इन इलाकों का दौरा करे? देखिए, कांग्रेस ने अपनी एक अंदरूनी कमेटी जरूर बनाई थी। 5 लोगों की ये कमेटी थी जिसमें महासचिव मुकुल वासनिक, दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव, इसके अलावा तारिक अनवर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ये तमाम उस कमेटी में थे। इन कमेटी के सदस्यों ने भी दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। जीटीबी हॉस्पिटल में भी वो गए थे, वहां भी आंकड़े जुटाकर आए कि कितने लोगों की दंगों में मौतें हुई है, परिवार किस तरह का रहा है, क्या बैकग्राउंड रहा है उन लोगों का। जो चश्मदीद है उनके भी बयान लिए गए हैं कांग्रेस के इस डेलीगेशन के द्वारा और ये तमाम रिपोर्ट जो है वो सोनिया गांधी को सौंपी गई है। क्या उस रिपोर्ट के बाद ये रणनीति कांग्रेस की बनाई गई है कि राहुल गांधी की अध्यक्षता में एक अलग प्रतिनिधि मंडल जाएगा अलग अलग पार्टियों का? ये अभी देखना होगा कि इसको तय किस तरह से कांग्रेस करती है। क्या आज ये दौरा होगा या फिर शेड्यूल ये कल हो जाता है?
ये अभी खबर निकल कर नहीं आ पाई है। रंजीता, इन फसाद में जो लोग इफेक्ट हुए हैं वो इस वक्त राहत कैंपों में रह रहे हैं, उन लोगों से मुलाकात करने आपकी तरफ से कोई पहुंचा है? देखिए, आपकी तरफ से भी जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की कल की खबर आ रही थी, जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी दौरा किया था कई इलाकों का। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी नेता वहां पहुंच रहे हैं। बीजेपी भी लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, शांति मार्च निकाली जा रही है। कपिल मिश्रा के द्वारा 2 दिन शांति मार्च निकाली गई। लगातार सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोशिश हो रही है कि उन इलाकों पर शांति किस तरह से बनाई जाए, उसकी रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन क्या ये जो दौरा राहुल गांधी करना चाहते हैं दूसरे सांसदों के साथ, इसकी इजाजत लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए उनको मिलती है या नहीं, ये बड़ी बात होती है। और अगर उनको इजाजत नहीं भी मिलेगी तो इस मुद्दे को भी कांग्रेस संसद में उठाने वाली है। बिल्कुल रंजीता, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी का बेतुका बयान, दिल्ली फसादात से ध्यान हटाने की मरकज की कोशिश, कोरोना वायरस का खतरा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, मरकजी हुकूमत पर लगाया खौफो हिरास फैलाने का इल्जाम। साउथ दिनाजपुर में ममता बनर्जी ने बयान दिया है, काफी बेतुका बयान दिया है ममता बनर्जी ने। उनका कहना है कि दिल्ली फसादात से ध्यान हटाने की मरकज की कोशिश है कि कोरोना वायरस का खतरा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत पर उन्होंने खौफो हिरास फैलाने का इल्जाम लगाया है। हमारे साथ इस वक्त हमारी नुमाइंदा शबाना जुड़ चुकी है। शबाना, आपसे जानना चाहेंगे ममता बनर्जी का ये बयान कि कोरोना वायरस जो है एक तरह से ध्यान भटकाने का मुद्दा बना लिया है मरकज ने, इसको किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज साउथ दिनाजपुर के बुनियादपुर में ममता बनर्जी एक अवामी जलसे से खिताब कर रही थी और उन्होंने ये बात कही है कि दिल्ली फसादात पर, क्योंकि आज जो है वो तृणमूल कांग्रेस एक धिक्कार रैली का आगाज किया गया है। कोलकाता समेत तमाम बंगाल के तमाम डिस्ट्रिक्ट में, तमाम ब्लॉकों में ये धिक्कार रैली निकाली जाएगी। तो शायद ममता बनर्जी को ये लग रहा होगा कि जिस तरह से आप देखें कि दिल्ली फसादात के बाद ममता बनर्जी ने ट्वीट कर जो है वो अपनी नाराजगी का इजहार किया था और उसके बाद कोलकाता में वजीर दाखिला कोलकाता आते हैं, शहीद मीनार में प्रोग्राम करते हैं और उसके साथ साथ भी कांग्रेस और लेफ्ट की तरफ से एहतजाज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं बंगाल में ममता बनर्जी तनकीद का सामना कर रही हैं कि दिल्ली फसादात के बाद इस तरह के प्रोग्राम की इजाजत जो है वो पुलिस में किस तरह से दी गई और खासकर पुलिस की मौजूदगी में जो मतनाज़र नारे थे जो बीजेपी की रैली में लगाया गया, वो क्यों कर लगाया गया। तो इस मामले पर कांग्रेस और लेफ्ट ने और उसके साथ साथ कई समाजी तंजीमों ने, खुद जमात इस्लामी ने भी इस ताल्लुक से वजीर आला ममता बनर्जी को खत लिखकर जो है वो नाराजगी का इजहार किया है। तो ऐसे में शायद ममता बनर्जी जो है एक बार फिर सियासी तौर पर अपनी इमेज को बेहतर बनाने के लिए ममता बनर्जी ने शायद इस तरह के बयानात दिए हैं। हालांकि बंगाल में भी कोरोना वायरस के लिए कई तरह के इकदामात, हिफाजती इकदामात जो है वो उठाए जाने की बात की जा रही है। हालांकि उस तरह का खतरा जो है वो बंगाल में नहीं है जिस तरह से, लेकिन इसके बावजूद सरकारी सतह पर कई तरह के इकदामात किए गए हैं, अस्पतालों को जो है वो अलर्ट किया गया है। लेकिन इस तरह से अवामी जलसे में ममता बनर्जी का ये कहना कि दिल्ली फसादात की तरफ से ध्यान हटाने के लिए कोरोना वायरस का जो है वो, कोरोना वायरस को लेकर जो है वो खूब बढ़ा चढ़ाकर मरकजी हुकूमत पेश कर रही है, ये सच में सियासी तौर पर अगर देखें तो ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से बीजेपी ने इस बयान की मजम्मत की है और बीजेपी के जो रियासती सदर हैं दिलीप घोष हैं, उन्होंने इस पर जो है इस बयान के खिलाफ जो है वो कोलकाता में रैली निकालने की बात कही है और कहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने धिक्कार रैली निकालने का आज से ऐलान किया है तो उनके इस बयान को बुनियाद बनाकर बीजेपी भी जो है वो इकदाम करेगी। तो एक तरह से कह सकते हैं जी शबाना, जिस तरह से दो चीज़ों को, दिल्ली फसाद और कोरोना वायरस को जोड़ रही है ममता बनर्जी, भले ही वो पॉलिटिकल पॉइंट यहाँ पर गेन करना चाह रही हो, लेकिन कोरोना वायरस ग्लोबल कंसर्न है इस टाइम पे, तो काफ़ी नेग्लिजेंस नहीं दिखा रही है ममता बनर्जी। बिल्कुल, कोरोना वायरस को लेकर जहाँ सिर्फ हिंदुस्तान में तो मुनज़्ज़म
बाद जी। में जो है वो अभी हम जो है वो सुन रहे हैं कि दिल्ली में और तेलंगाना में इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन जी। दुनिया भर में कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से दहशत का माहौल है, जिस तरह से इस कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका समेत, चीन समेत, जापान समेत जो है वो तमाम मुल्कों में जो है वो इसके बचाव की तदबीरें जो है वो तलाश की जा रही है। और अब जो है इस कोरोना वायरस ने हिंदुस्तान में भी दस्तक दी है। तो ऐसे मामले पर ममता बनर्जी के इस बयान को आलमी सतह पर भी, इस बयान का जो है वो सियासी तौर पर ममता बनर्जी को अपने इस बयान का शायद उन्हें एहसास होगा और अपने इस बयान को लेकर उनकी जो जिस तरह से वो सियासी तौर पर अपने अंदाज के लिए जानी जाती हैं, इस मामले पर ममता बनर्जी को भी, उनकी पार्टी को भी जो है वो जवाब देना पड़ सकता है। क्योंकि एक ऐसे मौके पर जब आलमी सतह पर कोरोना वायरस को लेकर जो है वो तशवीश देखी जा रही है, लोग परेशानी में मुब्तला है, कई लोग मारे गए हैं, ऐसे मौके पर एक सियासी इस तरह की सियासी बयानबाजी जो है वो किसी भी सियासी जमात के लिए वो बेहतर नहीं है, किसी भी सियासी और बड़े सियासी लीडरान के लिए। खासकर ममता बनर्जी अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। तो बंगाल की वजीर आला है, उन्होंने अपने कई स्कीमों के लिए, आपने देखा होगा कि उनको इंग्लैंड में भी उनकी जो है वो सराहना की गई थी कन्याश्री स्कीम को लेकर। तो ऐसे मौके पर जब एक लीडर को आलमी तौर पर पहचान मिलती है और वो लीडर अगर अपने इस तरह के बयानात देता है तो कहीं ना कहीं सियासी तौर पर उनका कद छोटा होता है और सियासी तौर पर इस बयान को लेकर जो है उन्हें कहीं ना कहीं आवाम की जो है वो नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो बहरहाल ममता बनर्जी ने जब बयान दिया है और अब उनकी पार्टी की तरफ से इस ताल्लुक से क्या कुछ सामने आता है वो देखना होगा। जी बिल्कुल शबाना, जहां एक तरफ लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से, काफ़ी ज़्यादा खौफ में है, वहां इस तरह का ममता बनर्जी की तरफ से बयान देना काफ़ी अटपटा लगता है और सही भी नहीं लगता। बेहद शुक्रिया शबाना आपका। उन्नाव इस्मत रेजी की मुतासरा के बाप के कत्ल के मामले में 30 हज़ारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर समेत 7 मुलजमीन को कसूरवार करार दिया है। अदालत ने 4 मुलजमीन को बरी कर दिया है। इस मामले में सजा का ऐलान 12 मार्च को होगा। कुलदीप सेंगर इस मदरी के मामले में पहले ही सजा काट रहा है। बुलंदशहर के 2 नौजवानों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। गौकशी का इल्जाम लगाकर नौजवान की पिटाई की गई है। कोल्ड स्टोरेज से गाजर लेने के लिए नौजवान गया था। बुलंदशहर के हमीदपुर गांव के पास ये वाकया पेश आया है। मामले में पुलिस पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है। क्या नाम भैया तुम्हारा? भाई उमर नाम है मेरा। क्या मामला पूरा? क्या मामला था भाई? हम जा रहे कोल्ड स्टोर पे गया था, गाजर लेने जाता है अपने गाय उसको भैंसों को। तो जनेत वो हदीमपुर है ना, वहाँ एक कोल्ड स्टोर है। चाहे आप कोल्ड स्टोर वाले से पूछ सकते हो वहाँ पे। किसका कोल्ड स्टोर है? क्या नाम है जिससे तूने बात करी? यादव का जो। तो हमारे आगे बाइक लगा के हमें खींच लिया बाइक में से 6-7 जनों ने। उनके आगे मुल्ला दिल्ली समझ रखा थी कि इन्होंने काट देने, आग लगा देने, वहाँ कल्लड़ में खींचने लगे। हम गए ना तो लाठी डंडे बजाए, हम पे जो आ रहा वही मार रहा। कहाँ की घटना है ये? हदीमपुर के कल्लड़ में ले जा रहे, जस्ट हदीमपुर के मोड़ की बात है। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते असरात के पेश नज़र मरकजी वजीर सेहत ने दिल्ली के अस्पतालों के जिम्मेदारों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अस्पतालों को सहूलत में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत दी है। मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि 28 मामलों की तस्दीक की गई है, उनमें 3 मरीजों का कामयाब इलाज किया गया है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 34 लैब्स कायम की गई हैं। कोरोना वायरस का असर हिंदुस्तान में भी दिखने लगा है। दिल्ली में वाक़े गंगाराम अस्पताल के सीनियर डॉक्टर एम वाली ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि लोगों में इस वायरस को लेकर खौफ है। उन्होंने कहा कि लोगों के सामने पहली बार इस तरह का वायरस आया है और उस पर से डरने के बजाय उससे लड़ने की ज़रूरत है। उन्होंने इसके लिए एहतियाती तदाबीर भी बताई। नाज़रीन, फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। कोरोना वायरस को देश से भगाना है, उसको हराना है और उसको कैसे हराया जाएगा, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गंगाराम के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एम वली। सर, जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस को लेकर खबरें आ रही हैं
क्या कहना चाहेंगे? लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब डरे हुए हैं। बहुत डरे हुए हैं। कल तो सुबह बहुत ही डर गए थे और कुछ लोगों ने तो, मेरे फैमिली में एक शादी थी वो कैंसिल कर दी है, उसको पोस्टपोन कर दिया है, तो बहुत डरे हुए हैं। लेकिन ये वायरस भी बहुत डरावना है, तो डर तो लाजमी है। और पहली बार ये ह्यूमन संक्रमण हुआ है, तो किसी को इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। वो हम अपनी अज्ञानता के साथ जो भी मैसेजेस दे रहे हैं, हमको नहीं पता वो कितने सही हैं। तो ये बात मैं बिल्कुल कहूँगा, इसको एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन जो वायरस और ह्यूमन के बीच में बैरियर पैदा करना है वो हम कर सकते हैं, और उसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है हाथ का बचाव, शेक हैंड ना करें और हाथ को किसी ऐसी जगह ना रखें जैसे काउंटर है केमिस्ट का, जीने की रेलिंग है, ख़ासतौर से हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स की रेलिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की रेलिंग है, तो हाथ को बचाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे, शेक हैंड नहीं करें। शेक हैंड न करना फिर एक अच्छी बात सामने आ रही है कि नमस्ते करें, तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तीसरा जो है कॉफ एटिकेट्स, खांसी अगर आए तो किसी के सामने न खांसें। सामने खांसने से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो दूसरे आदमी के शरीर में जाती हैं, और खांसी आने के वक्त ऐसे कर लेना चाहिए, इस तरफ को या इस तरफ को। वो क्या होगा कि हमारे जो बैक्टीरिया हैं दूसरी तरफ को जाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें यह है कि हम एक कपड़ा रखें, कपड़ा साफ़ हो, या टिश्यू पेपर हम अफोर्ड कर सकते हैं, आजकल छोटे पैकेट भी आ रहे हैं, वो हो। और उस टिश्यू पेपर को जब वो उसमें आलूद हो जाए, उसमें मतलब यूज़ हो जाए, तो उसको हम फिर फेंकें प्रॉपर डस्टबिन में, ये नहीं कि सड़क पे डाल दें। और उसके अलावा जो है वो जो भी हमको खांसी वगैरह आ रही है, उसके साथ अगर बुखार हो तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। सर, आपने बताया तमाम चीज़ें कि बचने के लिए क्या क्या करें, लेकिन कोरोना वायरस के आखिरकार लक्षण क्या होते हैं? कैसे पहचाने कि ये कोरोना वायरस के लक्षण है या उस तरीके की तरफ बीमारी जा रही है? देखिए, आम तौर पर इस सीज़न में इन्फ्लुएंज़ा होता है और बहुत कॉमनली होता है, और हो भी रहा है। तो हम कुछ लोगों के टेस्ट करा रहे हैं, तो वो स्वाइन फ्लू भी नहीं है, इन्फ्लुएंज़ा H1N1 भी नहीं है, बल्कि H3N2 है, जो कि बहुत माइल्ड है। उसमें हमको किसी ख़ास दवाई की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पेशेंट को बुखार उतारना होता है। जो लक्षण इस बीमारी के हैं वो ये हैं कि पहले तो ये बीमारी मैं बता दूं माइल्ड बीमारी होती है, जो कि आम फ्लू की तरह, जो मैंने बताया, ज़ुकाम, बुखार, हेडेक, उसके साथ चली जाती है। लेकिन अगर किसी को लगे बदन टूट रहा है बहुत ज़्यादा, इसको हम डॉक्टरी भाषा में प्रोस्ट्रेशन कहते हैं, जिसको कहते हैं बदन में टूटन, जकड़न, फिर उसके बाद 2nd या 3rd डे बुखार आ रहा है और खांसी शुरू हो गई है और सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो ये 4 इम्पॉर्टेंट लक्षण है। अगर ये लक्षण होने शुरू हो जाएं तो तुरंत डॉक्टरी मदद मांगनी चाहिए और हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराना चाहिए। और जो लोग शौकीन होते हैं अपना वो सैचुरेशन देखते हैं, कुछ लोग घर में वो देख लें, अगर 90 से कम है तो फ़ौरन डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। इसके बाद अगर चेस्ट में पेन है या बलगम आना शुरू हो गया है या सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो ये इम्पॉर्टेंट लक्षण है जब ये घातक हो सकता है। लेकिन 95% लोगों में ये इस तरह के लक्षण लिमिटेड होते हैं, सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है और उसकी फैटेलिटी कम है, लेकिन लोगों में इसका डर ज़्यादा है। तो सर, ऐसे में कोरोना वायरस से जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है बल्कि सावधानी बरतने की ज़रूरत है, अगर सावधानी की बात यहाँ पे की जाती है तो सैनिटाइज़र और मास्क कितने ज़्यादा कारगर साबित होंगे? मास्क जो है वो बिल्कुल नहीं, इस पे ज़ोर देना चाहिए, क्योंकि मास्क जो है वो हमारे लिए है जब हम बहुत से पेशेंट देख रहे हों, अस्पताल के स्टाफ के लिए है, नर्सेस के लिए है, पैरामेडिक्स के लिए है। एक आम आदमी जो सड़क पे चल रहा है उसको मास्क लगा के अगर वो चलेगा तो वो अपनी ही गंदी सांस दोबारा लेगा। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, मास्क सिर्फ उसके लिए है जिसको पता है कि मुझे इन्फेक्शन हो गया है, वो आदमी का इन्फेक्शन दूसरे को न जाए, उसके लिए तो मास्क है। ये बड़ा मैं बारीक फ़र्क बता रहा हूँ। जो आदमी एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है वो मास्क लगा के न चले, उसको तो ताज़ी हवा लेनी है। मैं तो ये कह रहा हूँ लोगों से अपनी गाड़ी के शीशे भी खुले रखिए, मकान की खिड़कियाँ खुली रखिए, और जहाँ ऑफिस में बैठे हैं वहाँ भी खुला रखिए। और अगर रात को आप सो रहे हैं घर में तो कोशिश करिए घर का टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास रखिए। तो इन सब
सावधानियों को अगर हम करेंगे, एक आपने मास्क का पूछा और दूसरा आपने सैनिटाइज़र का पूछा है। सैनिटाइज़र का ये है, सोप वाटर से अच्छा कोई सैनिटाइज़र नहीं है, सबके पास अवेलेबल है, सस्ता है, क्योंकि हमको दिन में 10 बार 8 बार हाथ धोने चाहिए, इसलिए यही सबसे अच्छा सैनिटाइज़र है। इसके अलावा 60% अल्कोहल वाले जो सैनिटाइज़र आ रहे हैं बाज़ार में, वो लिक्विड वाले हमको लेने चाहिए, वो जो जेल वाले हैं वो नहीं लेने चाहिए। लेडीज़ के लिए छोटा सैनिटाइज़र पर्स में रख सकती हैं। सर, होली का त्यौहार आने वाला है, लोगों में एक डाउट ये भी है कि जो पिचकारियां मार्केट में हो उसको छूने से ना हो, या जो चाइनीज पिचकारी आती है रंग उनको छूने, ये भी एक थोड़ी सी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हाँ, त्यौहार तो देखिए हर साल मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ फीके ही होते जा रहे हैं, खासतौर से होली का भी। तो अब ये बहाना हो गया एक त्यौहार में फीकेपन का। हाँ, एहतियात ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि जनवरी के बाद कोई रंग वंग आया नहीं है, ये सब जनवरी से पहले स्टॉक आ गया है, तो मेरे ख्याल से इससे डरना तो नहीं चाहिए। और रंग तो हम वैसे भी अनुशासित होकर खेलेंगे, ड्राई कलर से इन्फेक्शन नहीं होगा। हाँ, इम्यूनिटी की लोग बात कर रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा स्ट्रेस से प्रभावित होती है। अच्छी दवाई है डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, अपने रोज़मर्रा की एक्सरसाइज, अपने खान पान का ध्यान, संयमित नींद लेना और स्ट्रेस न लेना, ये सबसे अच्छी दवाई है। अगर हम ये कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम लोग कह रहे हैं इसमें विटामिन सी खाना चाहिए। विटामिन सी वैसे भी डेली 500 to 1 ग्राम खाना चाहिए, 500 मिलीग्राम टू 1 ग्राम बहुत अच्छा होता है। खट्टे फल ना खाएं इसमें ज़्यादा, कि विटामिन सी के चक्कर में आप अपना गला ख़राब कर लें। और दूसरा, आइसक्रीम बिल्कुल ना खाएं, ये डॉक्यूमेंटेड है, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के राइटअप में लिखा है। तीसरा जो है, जब दवा की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे अच्छी दवा है गर्म पानी। गर्म पानी का हर 10-15 मिनट पे इस्तेमाल करते रहें, ये सबसे अच्छी दवा है। और जो बीमारी है उसकी दवा लें, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और भी जो भी बीमारी है उसकी दवा लेते रहें। अपने को स्वस्थ रखें, रिलैक्स रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं। ये वायरस है तो वायरस की कोई दवा नहीं है और दवा अभी आएगी भी नहीं इस साल, तो इसलिए आपको सबसे अच्छी दवा यही है कि एक्सरसाइज, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग ये करें। पैनिक करने से आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और आपकी इम्यूनिटी कम होगी। हेल्थ डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इसकी देखभाल कर रहा है, इसलिए पैनिक ना करें। तो आपने सुना कि ये थे गंगाराम के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एम वली, जिनका कहना है कि कोरोना वायरस से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की ज़रूरत है, और इससे लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एहतियात रखनी है हमें अपनी साफ सफाई पर। कैमरा पर्सन चंद्रदेव यादव के साथ रचना।